सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में आज मेरा दिल चाहता है दरिंदा मोदी की तारीफ करूं। दुनिया जहां में भले ही जिल्लत और रुसवाई हो रही हो, हरकतों का मजाक बन रहा हो, लानत मलामत भी जारी हो, सोच भले ही इंतहा पसंद हो, काम भले ही जालिमाना हो, लेकिन एक क्वालिटी है दरिंदा मोदी की जिसकी वाकई कोई मिसाल नहीं मिलती। मोदी जी अपनी जनता को खुश करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आम लफ्ज़ों में इसे मामू बनाना भी कहा जा सकता है। हालिया मिसालें भी आपके सामने रखती हूँ। जैसे लद्दाख में मार पड़ी तो कहा हम पिटे नहीं, हम मारे हैं। पाकिस्तान में अभिनंदन गिरा तो उसे वीर चक्रा देकर फिर जनता को चकरा कर रख दिया। जनता से वाह वाह के चक्कर में एक्चुअल कंट्रोल लाइन पर विजिट कर ड्रामा करके फोटो सेशन भी करवा लिया। मोदी भाई MBBS भी खूब चली, जबरदस्त हॉस्पिटल का सीन क्रिएट किया गया। बस प्रोडक्शन टीम मुकम्मल सेट लगाने में फेल हो गई, लेकिन मोदी की अदाकारी ने सारे फेलियर्स पर पर्दा डाल दिया। हिट कैसे नहीं होती है फिल्म जनाब। प्रमोशन भी तो ट्विटर पर खुद मोदी जी ने की थी। अब एक और किस्सा देखिए। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के मामले पर भारत मुसलसल कौंसलर रसाई का मुतालबा करता रहा। आज दूसरी बार कौंसलर रसाई दी गई, तो जरा गौर से सुनिएगा कि हुआ क्या है, और भारत के लोग भी जरा गौर से सुने, क्योंकि आपकी मीडिया ने तो सच बताना नहीं है, तो ये नेकी मैं आपके लिए कर देती हूँ। 2 भारतीय सिफारतकारों की जरूरत के मुताबिक तमाम इकदाम पाकिस्तान की तरफ से किए गए, उनकी ख्वाहिशात भी पूरी की गई। कुलभूषण और उनके दरमियान शीशा था, वो भी हटा दिया गया। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर एतराज था, वो भी नहीं की गई। लेकिन हुआ क्या जनाब, भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण अपने गमखारों, अपने सिफारतकारों को आवाजें देता रह गया, मिन्नतें तरले करता रह गया कि मेरी बात सुने, लेकिन उन्होंने न सुननी थी न सुनी, मुंह मोड़ा और चलते बने। एक बार फिर भारत की बदनीयती नाज़रीन साबित हुई है। अगर इस बुनियाद पर भारत ड्रामा रचाकर दोबारा आलमी अदालत जाता है तो यकीनन मुंह की खानी पड़ेगी। भाई जब बात करनी नहीं थी तो क्या कुलभूषण के दीदार के लिए कौंसलर रसाई मांग रहे थे? इसका रीजन नाज़रीन ये है कि भारतीय सफीर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कुलभूषण एक दहशतगर्द है जिसने भारतीय सरकार और रियासती आतंकवाद विंग यानी रॉ की गाइडलाइन पर ही पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती की है, मासूम लोगों की जानें ली हैं। बलूचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलग करना इसका मिशन था। भारत को यह ज़ौम था कि शायद पाकिस्तान कौंसलर रसाई नहीं देगा, और पाकिस्तान के पास तमाम सबूत होने के बावजूद भारत इस किस्से को यूं ही लटकाता रहेगा। लेकिन मोदी जी, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान कमिटमेंट्स का पास रखता है। जब आप जैसे मक्कारों से कमिटमेंट्स का ये आलम है तो सोचिए पाकिस्तान तो हमारी रूहानी कमिटमेंट है। इसके लिए तो आपकी आंखें भी नोची जा सकती हैं, और कुलभूषण तो बहुत छोटी, बहुत हकीर चीज़ है। आखिर में मोदी जी सिर्फ इतना बार बार कह रही हूँ कि आपकी अशुभ घड़ी चल रही है, कोशिश करें अपनी मक्कार फितरत अपने तक महदूद रखिए। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। अबराज कैपिटल के मालिक से उसके रिश्तेदारी, रिश्ते, उसकी दोस्ती और उसकी फंडिंग, एक शख्स का जिक्र दिया गया है, वो है वजीर आजम पाकिस्तान। ये के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी है, आपके दौर में प्राइवेट हुई थी, आपके दौर में अबराज ग्रुप को दिया गया था। के इलेक्ट्रिक के CEO को बुलाया जाए। हाल ये है कि मैं इस वक्त MNA होते हुए उसका घर तलाश कर रहा हूँ, उसकी बिजली काटूंगा मैं एहतजाज के तौर पे। बहुत हो गया, अब कराची को बिजली दे। बस बहुत हो गया, बिजली दो। बस बहुत हो गया, अब कराची को बिजली दे। बस बहुत हो गया, कराची को बिजली दो। बस बहुत हो गया, कराची को बिजली दो। मेरे प्लेटफॉर्म से नाज़रीन हमारी मुहिम का ये 10वां रोज है। कराची को बिजली दो वरना इस्तीफा लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन बड़ा ऐलान किया है। कहते हैं अपने लोगों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता। एतराफ़ करता हूं कि शहर का बेबस MNA हूं। वो कहते हैं वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांगा है, जल्द मिलकर इस्तीफा पेश करूंगा। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया है। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया गया है। के इलेक्ट्रिक से ओवर बिलिंग, तवील लोड शेडिंग और दीगर मामलात पर इंक्वायरी की जाएगी। इस अच्छी खबर के साथ एक और अच्छी बात है, मगर ये कह नहीं सकते कि ये खुशी कितने दिनों के लिए होगी। वज़ीर आज़म साहब जनाब इमरान खान ने
असद उमर और अमीनुल हक की सिफारिश पर के इलेक्ट्रिक की टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, मगर लोड शेडिंग कराची में जूं की तू जारी है। असद उमर साहब ने पहले 1 दिन फिर 3 दिन में मसला हल होने का ऐलान किया, मगर कराची इलेक्ट्रिक के CEO ने गर्मी में कमी तक मसला हल न होने का ऐलान करके सारे दावों पर सवालात उठा दिए। क्या वफाकी हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बना रही है या फिर के इलेक्ट्रिक वफाकी हुकूमत को चक्कर खिला रही है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन चुके हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इतनी मायूसी क्यों हो गई डॉक्टर साहब? और ये यकीनन ये अचानक नहीं हुई होगी, ये फैसला आपने अचानक नहीं किया होगा इस्तीफ़ा देने के लिए। क्या आपने इससे पहले वज़ीर आज़म साहब से कोई राब्ता करने की कोशिश की, उन्हें कराची का मसला बताने की कोशिश की या मसाइल बताएं? बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका, दुरुस्त फरमा रही हैं आप। और मैं सबसे पहले तो आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप बस बहुत हो गया कि प्लेटफॉर्म से कराची के लिए आवाज़ उठा रही हैं। और उससे पहले अभी आपने जो नरेंद्र मोदी के साथ किया, मैं दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला आपको ज़ोर बयान और ज़्यादा पाकिस्तान की इसी तरह आप खिदमत करती रहें और पाकिस्तान के दुश्मनों को इसी तरह उनकी आँखें नोचने की बातें करती रहें। अच्छा लगा बहुत बहुत सुनकर। अब ये जो आपने मुझसे पूछा है, देखिए मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। उसकी वजह ये कि मेरा हलका कराची के बड़े तरीन हलकों में है, उसमें कायद-ए-आज़म का मज़ार भी आता है, वहीं पर नश्तर पार्क है, वहीं PCHS है, लाइन्स एरिया है, खुदादात कॉलोनी है, नुमाइश है, गार्डन ईस्ट है, बहुत बड़ा हलका है। और यहाँ पर तड़पते सिसकते बिलखते लोग अब देखे नहीं जाते। अब बहुत परेशानी हो गई है। उसकी वजह ये कि कई सारे मसाइल हैं जिनको हल करना है। क्वार्टर्स की लीज़ दिलानी है, आपको मालूम है, आप जानती हैं कि मार्टन क्वार्टर्स, क्लेटन क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स, जमशेद ईस्ट, जमशेद वेस्ट, ये भी वहीं पर है, इधर लीज़ दिलानी है। यहाँ पर बिजली का मसला है, यहाँ पानी का मसला है। अब यहाँ कराची से थोड़ा सा इस हल्के से बाहर निकले तो फेडरल एरिया में भी यही है, नाज़िमाबाद में भी यही है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी यही है, गुलशन में भी यही है, गुलिस्तान जौहर में भी, हर जगह यही है। यानी बिजली नहीं मिल रही। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कहते हैं, 3 दिन 4 दिन और 5 दिन तक बिजली नहीं आती। आपको अच्छी तरह याद होगा कि असद उमर साहब, जो कि यहाँ से मुंतखब भी नहीं है, इस्लामाबाद से मुंतखब हैं, वो आए और उन्होंने आकर ये फरमाया कि अगर 70% बिजली नहीं दी, यानी अब तो 70% ज़्यादा बिजली मिलेगी, अगर नहीं दी तो हम कानून की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और हम टेक ओवर कर लेंगे, यानी के इलेक्ट्रिक को। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद ये कि बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो गए हालात। अब ऐसी सूरत हाल में देखिए, मुझे जवाब दे हूँ, मैं किसी के सामने जवाब दे हूँ। मैंने जब बैठ पर वोट मांगा था तो मैं जवाब दे हूँ, मैं आवाम को जवाब दे हूँ। मैं अपने हलके के लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरा उनसे एक राब्ता सिर्फ इस सियासत की वजह से नहीं है। वो मुझे टेलीविज़न पर, आलिम ऑनलाइन में भी देखते रहे, जीवे पाकिस्तान में भी देखते हैं, वो मुझे और चीज़ों में भी देखते हैं, मुझे बोल पे भी देखते रहे, मुझे और चैनल्स पे भी देखते रहे। वो मेरा उनसे आज भी देखते हैं मेरा हर घर से आपकी बात। आज तो मैं यही बता रहा हूँ, मैं उस ताल्लुक़ को किरण कैसे ख़त्म कर दूँ। ये मैं झूठ का ताल्लुक़ नहीं बना सकता। मुझे पता है मैं हल नहीं कर पा रहा मसला। मैंने बहुत आवाज़ बुलंद की। मुझे खान साहब से कोई शिकवा नहीं है। उसकी वजह ये कि मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उनका दिल है कि वो काम करना चाहते हैं। शायद ये मुमकिन है कि अब अच्छा, इसमें यहाँ फंस जाते हैं आदमी मोहब्बत में। मैं ये कह सकता हूँ कि वो नहीं करना चाहते ना, क्योंकि मोहब्बत हो जाए, जब किसी से प्यार हो जाए, और मोहब्बत और प्यार के कई माना होते हैं। और वो ये क्या आपने देखा हो कि एक आदमी करप्शन नहीं करता, गलत काम नहीं करता, वो कराची के लिए कुछ करना चाहता है, उसके दिल में दर्द है, वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो फिर आप भी बेबस हो जाते हैं कि आप क्या करें। और फिर ऐसे मौके पर ना आप मुखालफत कर सकते हैं, ना आप उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। बेहतर यही होता है, अगर मैं बदनीयत होता किरण, अगर मैं मेरे खुलूस में मेरी खुलूस नीयत शामिल नहीं होती, तो मैं अपना इस्तीफ़ा स्पीकर को भिजवा देता, और उससे क्या होता कि एक सीट कम होती, और सीट कम होने से ये होता कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचता। मैंने ये सीट मुझे इमरान खान ने दी। मैं खान साहब के पास जाना चाहता हूँ। मैंने अभी आपके शो से कुछ देर पहले MS साहब से बात की, उनसे मेरी बात हुई है, और वो मुझे फरमाते हैं कि वो जल्द वो मुझे बताएंगे कि कब खान साहब मिलना चाहते हैं। तो मैं उनसे मिलकर उनको ये इस्तीफ़ा इसलिए पेश करना चाहता हूँ ताकि मैं बताऊँ, खान साहब ये सारे मसाइल हैं। हो सकता है कि मैं आपको अपना मतवा नज़र बयान न कर सकूँ, लेकिन ये है खान साहब, अब
मैं कर नहीं पा रहा। ये प्लीज ये सीट आपकी है, जैसा आप मुनासिब समझें। डॉक्टर साहब जो आपने बात की कि पार्टी को नुकसान पहुंचेगा या 2 सीटें कम हो जाएंगी, आपका एक मोहब्बत का ताल्लुक खान साहब के साथ, नजीब हारून साहब का एक देरीना ताल्लुक, तो ये 2 लोग कम हो जाएंगे कराची से। नजीब हारून साहब पहले इस्तीफा दे चुके हैं, आप इस्तीफा देने जा रहे हैं। खान साहब से मिलकर आप इस्तीफा देने की बात आपने की है, जो आपने अपना ट्वीट किया है, तो खान साहब से बात करना चाह रहे हैं आप? उनके सामने कोई ऑप्शन, कोई बात रखना चाह रहे हैं? देखिए, मैं खान साहब से जो मिलना चाह रहा हूँ, एक तो मेरी उनसे मुलाकातें बहुत कम हुई हैं वज़ीर आज़म बनने के बाद। तीसरी मुलाकात होगी है मेरी। आप सोचिए 2.25 साल में मैं तीसरी बार उनसे मिलूँगा। तो मैं उनसे मिलकर मैं अब कुछ अपना हाल दिल बयान करना चाहता हूँ, और हाल दिल यही है। आप यकीन कीजिए, मैं आपके शो पर वल्लाह बिल्लाह तल्ला ये कहकर, क्योंकि आप एक अवामी एंकर हैं और आप अच्छी तरह जानती हैं ये, मैं कहकर, मेरा अपना ज़ाती कोई मकसद नहीं है। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। वजारतें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। किरण, मैं वज़ीर रह चुका हूँ, मैं वफाकी वज़ीर रह चुका हूँ, मैं असेंबली देख चुका हूँ। मेरे लिए कोई पहली मरतबा ये असेंबली नहीं है, मैं दूसरी मरतबा देख रहा हूँ। मुझे शोहरत की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ने बहुत मकाम दिया है। मुझे नाम की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे मैं लाखों मरतबा उसका शुक्र अदा करूँ तो भी कम है। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बहुत इज़्ज़त मिली है, मुझे नामूस रिसालत की वजह से बहुत मकाम मिला है, मुझे ख़त्म नबूवत पर डटे रहने की वजह से बहुत करम हुआ है मुझ पर। तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समझता है कि मैं कुछ नाम चाहता हूँ या शोहरत चाहता हूँ, मेरा फिर दिल की सिर्फ यही बात उनसे कहनी है, खान साहब ये कराची ये आपका हो गया है, ये आपका हो चुका था, और ये फैसलाबाद, ये 2 शहर ऐसे थे जिन्होंने आपको वज़ीर आज़म बनवाने में अहम किरदार अदा किया। ये कराची आपका है, ये कराची वाले आपके हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये आपसे बड़ी उम्मीदें बांध कर बैठे हैं। मैं रहूँ या ना रहूँ खान साहब, आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। आप वज़ारत उज़्मा पर फायज़ हैं, ये छोटे मसाइल हैं इनके ये हल कर दें, पानी दे दें, बिजली दे दें, इनकी सड़कें बनवा दें, इनकी ग्रीन लाइन मंसूबे को मुकम्मल करा दें, चारों तरफ खुद ही पड़ी हैं सड़कें, ये सही कर दें, हम भी बारिश इंजॉय कर सकें, हमारे अभी करंट लगने से लोग हलाक ना हो, हम भी किसी की लाश सियालकोट ना भेजें सफूरा गोट कारों से, जब वो हलाक हो जाए तो हम उसकी मैयत को सियालकोट ना भिजवाएं। जो मजदूर यहाँ कराची आता है काम करने के लिए, ये बंदा परवर शहर है, गरीब परवर शहर है, यहाँ पख्तून भी काम करता है, या बलोच भी काम करता है, या सिंधी सराइकी सब काम करते हैं, सिंध का तो खैर ये हिस्सा ही है। तो यहाँ पर आते हैं लोग, तो वो यहाँ से लाशों की सूरत में न जाएँ। थोड़ा बस यहाँ करम फरमा दीजिए, देख लीजिए के इलेक्ट्रिक से हमें निजात दिला दीजिए, इन लोगों से हमें बचा लीजिए। ये लोग ख़तरनाक लोग हैं, ये कराची को खाना चाहते हैं, ये कत्ल करना चाहते हैं कराची के शहरियों को, हमें बचा लें। यही मैंने चीफ जस्टिस से भी अपील की थी। आज जनाब जावेद इकबाल साहब ने भी इसका नोटिस दिया है। जी डॉक्टर साहब, आपका कॉज जिस वजह से आप रिजाइन की तरफ जा रहे हैं, ये कॉज बहुत बड़ा है। क्या समझते हैं आप, आपके रिजाइन करने से क्या कराची वालों का ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि मसला हल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बात ज़रूर मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये ज़रूर बताया जाएगा, आप बताएंगी, आप जैसी मेरी बहन बताएंगी, और लोग बताएंगे कि कोई आदमी था कि जिसे अपनी ज़ात की परवाह नहीं थी, अपने लिए कुछ नहीं कह रहा था, वो ये कह रहा था कि यहाँ पर बिजली आ जाए, पानी आ जाए, ये तमाम चीज़ें आ जाए, बस वो इसलिए कह रहा था, और उसकी अपनी एक फील्ड थी, वो वहाँ वापस चला गया। आपके लिए आया था, जितना लड़ सकता था लड़ा, नहीं लड़ पा रहा था, वो अकेला रह गया था। आज उसके साथी उसको कह रहे हैं हम सीरियसली लेते इस आदमी को। सोचे मुझे कितना दुख पहुंचा होगा, मुझे कितना दुख पहुंचा होगा कि अगर कोई मेरे लिए कहे कि हम इनको सीरियसली लेते। आप मुझे सीरियस ना ले, कोई बात नहीं, मेरे शहर के लोगों को सीरियस ले भाई, मुझे ना ले सीरियस, उनके आंसुओं को सीरियस ले जो हब्स में बैठे 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, और बारिश शुरू हो गई है। आपको पता है, मैंने कल ही कह दिया था कि बारिशों की लहर आने वाली है, क्योंकि मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ, महकमे मौसमियात ने बताया आने वाली है बारिश। अब फिर वही बिजली के करंट लगेंगे, वही खंभों के अंदर बिजली दौड़ेगी, वही लाशें गिरी पड़ी होंगी, वही लोड शेडिंग शुरू होगी। यही तो कह रहा था मैं, और क्या कह रहा था, यही मेरा मुतालबा। मैं भी यही सोच रही थी कि आज से फिर, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन थी, तो क्या फिर आज से दोबारा से आगाज करना पड़ेगा, को नए सिरे से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम देखेंगे लोड शेडिंग और सारी चीजें हो जाएंगी। आपने जो बात की, वो सीरियसनेस वाली जो बात की, जो अली मादिल शेख साहब ने आज जब बैठे हुए थे, जब वो बात कर रहे थे, सर मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये बात की जाती है कि टीम के अंदर, पीटीआई के अंदर आपसी इख्तिलाफात हैं, जिसकी बुनियाद पर कराची में जो टीम है वो काम नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, क्या अब भी यही मामलात हैं, अब भी इख्तिलाफात हैं? सर देखिए, मुझसे तो कोई बात करता ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो वो लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीरियस नहीं ली जाती। मुझे वो लड़का याद आ गया जिसने कहा था यार मारोगे तो नहीं, एक बात कहूँ, उसको भी सीरियस नहीं ले रहे थे लाहौर की पुलिस के लोग, और उसको मार दिया था, कत्ल कर दिया था। सीरियस लेना सीखें, लोगों के दर्द को सीरियस लेना सीखें।
ये ना कि हम सीरियस नहीं लेते, फिर हालात सीरियस हो जाते हैं, फिर कुदरत सीरियस हो जाती है, फिर हालात व वाक़यात ऐसे सीरियस होते हैं कि आपके साथ ऐसे सीरियस वाक़यात होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मुझे सीरियस लें या ना लें, नैब ने आपको सीरियस लिया हुआ है, और अगर वो आपको सीरियस ले लेगा तो फिर क्या होगा। तो मुझे दुख इस बात का सिर्फ है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ खान साहब की बात कर रहा हूँ। मेरा विजन खान साहब ने मुझे सिखाया है विजन, और अगर मैं आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इसलिए तो इस्तीफा देने के लिए जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा, मुझसे जान छूट जाएगी, ख़त्म बात। डॉक्टर साहब, ये नैब के मामलात के हवाले से आप हलीम आदिल शेख साहब को डायरेक्ट ये बात करें, उन्हीं के लिए बात करें आप ये? जी, ज़ाहिर है कि आपको पता तो होगा कि सीरियस उनको लेना चाहिए इस इल्ज़ाम को जो लग रहा है उन पर, कि उसको सीरियस लेना चाहिए। मुझे सीरियस ना ले वो, मुझे मत समझें। कोई वहाँ आवाज़ कस रहा था, दे ही ना दें, अच्छा, चलो पता चल जाएगा, दे ही ना दे, जा ही रहा हूँ ना, वक्त तो मिल ही जाएगा मुझे। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब अभी पिछले दिनों भी कराची आए, जहाँ पर वो सीएम साहब से मुलाकातों के हवाले से बात होती रही। यहाँ पर जो कराची के दीगर एमएनएस हैं या फिर दीगर पार्टी के लोग हैं, उनसे मुलाकातें हो रही होती हैं। आपसे मुलाकात न करने की कोई ख़ास वजह या ना होने की कोई ख़ास वजह, कराची के मसाइल ही ख़ास वजह है कि आपसे मुलाकात नहीं हो पाती या नहीं होने दी जाती? कराची कमेटी के इशूज़ हैं सर? देखिए, मैं जो हूँ वो खान साहब से मोहब्बत करता हूँ, और मैं ऐसी मोहब्बत करता हूँ कि मैं चापलूसी नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत में चापलूसी नहीं है। मैं इतना प्यार करता हूँ कि जहाँ कोई चीज़ ऐसी होगी, मेरा खान तकलीफ़ में होगा, उस चीज़ से उसको अच्छा नहीं उसके लिए वो होगी, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। हाँ, मुझसे नहीं मिलते या मुझसे मुलाकात के लिए जो कराची आते नहीं बताया जाता मुझको, तो चले मैं इन चीज़ों को भी अहमियत नहीं देता। कोई बात नहीं है, हो सकता है मसरूफ़ हो, नहीं मिल सकते हो, मैं तो प्यार ही करता रहूँगा। लेकिन बहरहाल मैं अब मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ख़ुद वक्त मांगा है, और मैंने अभी आपको बताया कि आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले मेरी बात हुई। अब देखिए, जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उनको जाकर गवर्नर साहब तो आपके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, वो तो खुद रिसीव करने के लिए जाते हैं, वो भी नहीं बताते आपको? नहीं, वो भी नहीं बताते, वो भी अब नहीं मिलते मुझसे, ना उनसे मेरी बात। कल परसों मेरी SMS पर ऐसी बात हुई थी उनसे, व्हाट्सएप पे, उनको बताया था, नहीं मिलते वो भी। बहुत सारी जगहों पर इनफैक्ट ऐसा भी हुआ है कि मैं जब कराची के जलसों में बाहर हम मौजूद रहे हैं, जब बात करनी होती थी, आप गुफ्तगू कर रहे होते थे, फैसल वाबड़ा के साथ भी मैंने देखे हैं आपके बड़े बेहतरीन ताल्लुकात होते हैं, आप उनको हाथ से खींचकर बात करने के लिए आगे कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से भी आपको? मेरे भाइयों जैसा है। अली जैदी, फैसल वाडा, ये सब मेरे भाई हैं। अली जैदी ने तो आज खैर मुझे फ़ोन किया था, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके शो की तवज्जो से। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने मुझसे बहुत देर तक बात की, और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे होते हुए तो आप कभी जा नहीं सकते यहाँ से। और उन्होंने तो खैर बहुत, अभी मैं उनका क्या कि उनके लिए कहूँ, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। फैसल वाडा भी मेरे दोस्तों में से, लेकिन वो भी पता नहीं आजकल, पता नहीं जी ट्वीट भी किया उन्होंने आपके लिए। फैसल वाडा साहब पता नहीं वो कहाँ है आजकल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी का बस मुझे हैरानगी है, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। हो सकता है कि देख रहे हो प्रोग्राम, तो फिर वो भी फैसल वाडा साहब भी हो सकता है फिर आपसे रब्ता कर लें, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, कहीं हैं आपके दोस्त होते हुए भी, बेहतरीन अच्छे दोस्त होते हुए भी। मुझे बताइए कि असद उमर साहब ने पहले 3 दिन की बात की, सबसे पहले तो 1 दिन की बात की, फिर 3 दिन की बात की, अब जो CEO साहब ने, मोनिस अलवी साहब ने बात की, उन्होंने कहा जब तक मौसम अच्छा नहीं हो जाता तब तक लोड शेडिंग में कमी नहीं हो सकती। सर, ये हो क्या रहा है? फिर 10 दिन की बात हो गई। क्या हुकूमत को के इलेक्ट्रिक ने बेवकूफ़ बना दिया है, या फिर सब मिलकर आवाम को बेवकूफ़ बना रही है? हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये कि के इलेक्ट्रिक के लोग बहुत चालाक हैं, और उसमें तो गौहर ताबिश भी हैं। जो नसीम जलील के साहबजादे हैं, वो 1 करोड़ रुपये ले रहे हैं भाई, 1 करोड़ रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ पर। वो गौहर नाम है उनका, पता नहीं पूरा नाम मुझे याद नहीं। अब वो भांजे या पता नहीं उनके कोई रिश्तेदार है नसीम जलील साहब, तो वो भी है मौजूद। तो मुझे तो ये लगता है कि इलेक्ट्रिक मिलकर जो है वो गवर्नमेंट को, और वो उनके बड़े माहिर है बेवकूफ़ बना, मोनिस अलवी साहब, आमिर ज़िया साहब, ये सारे लोग वो हैं जो मिलते ही नहीं हैं। आप एक MNA भी उनसे मिलने के लिए जाए, वो नहीं मिलते, उससे मुलाकात नहीं करते वो। तो आप जब के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान आपसे बात करना नहीं चाहेंगे, तो मैं तो फिर यही कहूँगा ना कि इसको कौमिया लें दोबारा, इसको दोबारा KAC बना दें। क्योंकि देखें, पूरी दुनिया में
आप अगर लॉस एंजलिस में ये कैलिफोर्निया का गवर्नर था आर्नल्ड शिवार्ज़नेगर, और आर्नल्ड शिवार्ज़नेगर ने सारे मुआहदे मंसूख कर दिए थे। ये टर्मिनेटर फिल्म में जो आता था, बाहर गवर्नर बना वहाँ का, उसने सारे मुआहदे ख़त्म कर दिए थे। इसलिए ख़त्म कर दिए थे कि वहाँ भी लोड शेडिंग हुई थी लॉस एंजलिस में, इसलिए उसने मुआहदे ख़त्म कर दिए। अब आप देखें कि जब लोग मर रहे हों, उनको उनकी लाशें गिर रही हों, नफ्सियाती मरीज बन गए कराची के लोग। किरण, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो और घर में छतें पतली पतली हो, सीलिंग वाली छतें हो और उसमें सूरज की गर्मी पड़ रही हो, तो वो सीधी गर्मी दिमाग पर आती है, लोग अजीब से हो जाते हैं और नफ्सियाती मरीज बना दिए। ऐसे मौके पर आपको ये मुआहदा मनसूख करना चाहिए और दोबारा इसको नेशनलाइज करके कराची के लोगों की दादरसी का सबब बनना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आम सवाल आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप इस्तीफ़ा दे देते हैं, आप इससे पहले भी और आपने ख़ुद भी ये बात की और हम सब तमाम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बेहतरीन एंकर के तौर पर भी, एक स्कॉलर के तौर पर भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं। MQM के दौर में आप वजारत ऑलरेडी संभाल चुके हैं, अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं और अब आप इस्तीफ़े की तरफ जा रहे हैं। अगर ये इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है, आप पार्टी से अलग हो जाते हैं या आप एमएलए-शिप अपनी छोड़ देते हैं, उसके बाद आपका क्या मुस्तकबिल में किसी और तरफ जाने का इरादा है या फिर आमिर लियाकत हुसैन की अपनी पार्टी हम देखते हैं? देखिए, मैं एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद शेख लियाकत हुसैन एक बहुत बड़ा नाम है। मेरी वालदा बेगम महमूदा सुल्ताना वो मादर मिल्लत की साथी थी। मेरे नाना सरदार अली साबरी, उन्होंने कायद आज़म को कायद आज़म का खिताब दिया और उनके नाम की सड़क है जहाँ पर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है। तो बात ये कि मेरा पूरा घराना, ये हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स भी क्या होती है और लोगों से रवाबित और उनके साथ मिलना जुलना क्या होता है। हमने हमेशा निचली सतह पर लोगों के साथ राब्ते रखे हैं। हमने कारकुन को कभी फरामोश नहीं किया, हम कारकुन को कभी भूलते नहीं। और मैं जिस पार्टी से छोड़कर जब PTI में आया था तो वहाँ कारकुन की इज़्ज़त होती थी, कारकुन की रिस्पेक्ट की जाती थी। कारकुन, हम कहते तहरीक पाकिस्तान के कारकुन कौन थे, तो वो भी सरदार अब्दुल रब नश्तर, बहादुर यार जंग, ये सब कायद आज़म के कारकुनान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊँगा। मैं अगर अपना रास्ता जुदा कर लूँगा, अलग हो जाऊँगा, तो ज़ाहिर है मैं कुछ देर के लिए तकलीफ़ में हूँ मैं और हूँगा, लेकिन मैं कराची की आवाज़ नहीं बनूँगा या मैं कराची वालों के लिए कभी नहीं बोलूँगा। ये कभी नहीं होगा किरण, मैं हमेशा इनके लिए बोलूँगा, मैं हमेशा इनके लिए खड़ा हूँगा। मुझे शहर ने बहुत मान दिया है, ये शहर ने मुझे बड़ा प्यार दिया है, इसने मुझे पाला है, बड़ा है। डॉक्टर साहब, मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में हम आपकी जमात देख सकते हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता। अभी तो मैं बस ये कि आप मुझे देखेंगे इसी मैदान में, ये नहीं कि मैं मैदान छोड़ दूँगा। चलिए, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि आप हम आगे आगे देखेंगे आपको, तो किस अंदाज में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, वक्त दिया आपने इस्तीफे की जानिब। लेट्स सी वज़ीर आज़म साहब इसको कबूल करते हैं या फिर आमिर लियाकत साहब के लिए कुछ और वज़ीर आज़म साहब आप मिलकर आगे मामलात को बढ़ाते हैं, वो देखना पड़ेगा। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। 860 में से 262 ऐसे पायलट्स हैं कि जिनके लाइसेंसेस मशकूक हैं, जिनके एग्ज़ाम्स की डेट्स मशकूक हैं, जिनके एग्ज़ाम्स मशकूक हैं। उसमें PIA के भी हैं, उसमें एयर ब्लू में भी हैं, सरीन में भी हैं और प्राइवेट क्लब्स भी हैं। 260 लोग काफ़ी लोग हैं। हमने ये फैसला किया है कि ऐसे तमाम लोग कि वो जहाँ भी काम कर रहे हैं, कोई PIA में है, सरीन में है, एयर ब्लू में है, किसी प्राइवेट चार्टर के साथ है, दुनिया में जहाँ कहीं है, कि इमीडिएटली उन्हें भी मुतल्ला करना, उन्हें भी इन्फॉर्म करना और जो अपने मुल्क के अंदर हैं उन सारों को ग्राउंड करना कि वो फ्लाई ना कर सके। PIA को हम 1960 नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी एयरलाइन को अपनी तजवीज़ करदा फहरिस्त से हटा दिया। यूरोपीय यूनियन ने PIA के फ़ज़ाई ऑपरेशन को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान की एयर सेफ्टी रेटिंग को कम कर दिया। बरतानिया ने अपने 3 एयरपोर्ट से PIA की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। मलेशिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वियतनाम एविएशन अथॉरिटी तमाम पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। जो तारीख में कभी नहीं हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो गया।
वजीर हवाबाजी के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से दुनिया भर में बदनाम होने के PIA को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मान लिया कि पाकिस्तान के तमाम पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त हैं, उनमें से कोई जाली नहीं है। इस बात का इंकशाफ सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हसन नासिर जामी ने 13 जुलाई को ओमान के आला ओहदेदार को लिखे गए एक खत में किया है। इसमें मजीद उन्होंने बताया है कि CAA को मुख्तलिफ सिविल एविएशन की जानिब से 104 पाकिस्तानी पायलट्स के नाम मौसूल हुए थे, जिसमें 96 की तस्दीक हो चुकी है। कहाँ है वो 40% जाली लाइसेंस? कहाँ गई 262 की फहरिस्त? खान साहब, कुछ तो अपनी काबीना पर गौर करें सर। इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान PIA हैं अब्दुल्ला साहब और जनरल सेक्रेटरी पैल्पा इमरान नारिजो साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। अब्दुल्ला साहब, सर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया और अब बात यहाँ पहुँची कि मामला कुछ था ही नहीं। बहुत शुक्रिया। देखें, हम पहले दिन से एक बात बोल रहे थे और मोरलेस वही बात है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसकी ग्रेविटी शायद कम की जा रही है या शायद की गई है इस पूरी सिचुएशन को, जो कि चीज़ बनी थी। देखें, पहले दिन से ये बात ये थी, जब ये बात शुरू में आई कि ये जाली लाइसेंसेस और जाली डिग्रीज और पायलट्स के ये जो क्रेडेंशियल्स के ऊपर जब बात आ रही थी, तो हमने पहले दिन से ये बात बोली थी कि लाइसेंसेस के साथ इश्यू नहीं है। लाइसेंसेस उन सारे पायलट्स के सही हैं, वो उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किए हैं जो कि पाकिस्तान में मजाज अथॉरिटी कॉम्पिटेंट लाइसेंस इशू करने के लिए। मसला जो था, जो मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला या उसके बाद जितनी जो एक्सप्लेनेशंस आई, वो ये था कि जिस तरीके से लाइसेंस इशू किए गए या जो टेस्ट बैकएंड के ऊपर दिए गए वो सही नहीं थे, या वो टेस्ट लोगों ने खुद नहीं दिए, या उन टेस्ट के होने के ऊपर या टेस्टिंग सेंटर के ऊपर इश्यूज थे। और वही चीज़ जो है वो आपने देखा कि रेगुलेटर की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब सबमिट हुआ उसके अंदर भी लिखी हुई है, जो उसमें उन्होंने 5 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं। यहाँ पे जिस लेटर की आप बात कर रही हैं, देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक और जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि 840 ऐसे पायलट्स जिनका लाइसेंस पाकिस्तान से इशू हुआ, उसमें से 262 पायलट्स के जो लाइसेंसेस हैं वो मुश्तबा हैं या डूबियस हैं या उनके ऊपर मजीद तस्दीक या तहकीक की जरूरत है। जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं वो लेटर है उन लाइसेंसेस का या उन पायलट्स का जिससे फॉरेन कंट्रीज जो हैं या फॉरेन सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ जो हैं, कमर्शियल एविएशन के रेगुलेटर्स जो हैं, वो पाकिस्तानी सिविल एविएशन से पूछ रही हैं कि इनको वेरीफाई करके दें कि क्या ये सही है या क्या ये सही नहीं है। आज जो प्रेस रिलीज उनकी तरफ से रिलीज हुई एविएशन डिवीजन की तरफ से, उन्होंने कहा है कि हमें 176 ऐसे पायलट्स की लिस्ट मौसूल हुई 10 मुल्कों से, जिसके अंदर से हमने 167 या 166 को हमने वेरीफाई करके उनकी तौसीक और तस्दीक करके हमने उनको भेज दिया। 10 की तौसीक या तस्दीक रहती है जो कि तकनीकी वजह की वजह से डिले हो रही है, और वो भी हम जल्द दे देंगे। तो उस लेटर का कॉन्टेक्स्ट जो उसके ऊपर जिस पे आप अभी कोट कर रही हैं, उसके अंदर वो ये है कि वो उनको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि लाइसेंसेस जाली नहीं है, लाइसेंसेस इशू मजाज। इमरान साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन अब्दुल्ला साहब जो बात कर रहे हैं ना सर, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात करना चाह रही हूँ। वफाकी वजीर गुलाम सरवर साहब ने कहा था 860 पायलट्स में से 662 ऐसे हैं कि जिनकी जगह किसी और ने इम्तिहान दिया है। सर उसकी डिटेल में, उनमें से PIA में 141, एयर ब्लू के 9, 10 सेरीन के, साबिक शाहीन के 17 और दीगर 85 हैं। मगर आप लोगों ने जिन पर शुकूक व शुबात का इजहार किया है वो सिर्फ 100 हैं। वजीर साहब से गलती हो गई है या फिर बात कुछ और है? अब्दुल्ला साहब देखें, एक लिस्ट हमें दी गई 141 पायलट्स की, और हमें ये बताया गया कि ये वो पायलट्स हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो सही नहीं है या जिनके लाइसेंसेस के ऊपर मजीद तहकीक होनी है। उस लाइसेंस के ऊपर जब उस लिस्ट के अंदर देखना शुरू किया तो हमें पता लगा कि 141 में से 102 ऐसे हैं जो कि PIA के एक्टिव पायलट्स हैं। बाकी या तो छोड़ के जा चुके हैं, या वो रिटायर हो चुके हैं, या वो PIA के पायलट्स नहीं हैं और उनकी जो नंबर्स हैं वो सही नहीं है, या हवेलियाँ क्रैश के सिलसिले के अंदर दोनों पायलट्स शहीद हो चुके हैं। हमने जब इस सिलसिले में सिविल एविएशन से या जब जिन्होंने लिस्ट हमें प्रोवाइड की, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो एक पीरियड लिया था जिसके अंदर उन्होंने ये तमाम तहकीकात की, उसके अंदर जितने लोग निकले, जितने पायलट्स निकले, उन सब की उन्होंने लिस्ट बना के दे दी, रिगार्डलेस वो PIA के साथ अभी एग्जिस्ट करते हैं या वो PIA के साथ एग्जिस्ट नहीं करते।
हम लोगों के चूंकि 102 पायलट थे, हमने एक्शन 102 के ऊपर लिया, जिसके अंदर से 17 जिनके फाइनली लाइसेंसेस जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने रिवोक कर दिए हैं और उनको हम डिसमिसल की तरफ लेके जा रहे हैं, और बाकी सारे के सारे जो 85 बनते हैं वो ग्राउंडेड हैं। उन 85 में से भी 34 के ऊपर प्रॉपर तहकीकात का आगाज हुआ है अभी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनके लाइसेंसेस सस्पेंड किए और उसके ऊपर अभी जो फॉर्मल लीगल प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। बाकी हमारे जो 51 पायलट्स हैं उसके डिस्पोजल जो है वो अभी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्ट सही कर है। रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, इमरान साहब का भी कमेंट शामिल करते हैं। नारिजो साहब, सर ये कश्ती किस पार लगेगी सर? 262 में से अब कितने रह गए हैं? 150 रह गए, और शायद हो सकता है ये भी क्लियर हो जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि जो इतना नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, किस पर आयद होगी? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे शो में लिया। मैं अब्दुल्ला साहब की बात से शुरू करूँगा। अब्दुल्ला साहब ने जिस तरह से फरमाया कि ये सस्पिशियस या ये फेक लाइसेंस, देखें ये प्रोसीजर लैप्स है। अगर आपको कोई एक सस्पिशियस चीज़ है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। आज अगर सिविल एविएशन ने जैसे कि फरमाया कि 34 पायलट को शो कॉज नोटिस दिए गए, वो मैं आपको क्लेम करता हूँ वो प्रोसीजर भी टोटल रॉन्ग है। क्योंकि जब आप किसी को शो कॉज करते हैं या किसी को पूछते हैं कि भाई आप गलत हैं, तो उसको पहले शो कॉज करते हैं, उसके बाद उसका आंसर आता है और फिर उसके बाद उसको सस्पेंड करते हैं और फिर फाइनल हियरिंग होती है। यहाँ तो अब सस्पेंड कर दिया गया और फाइनल हियरिंग हो रही है। ये बात आप ऑन रिकॉर्ड ले लें। दूसरी बात ये कि हम तो 262 की बात करते हैं, इसका मतलब है कि प्रोसीजर पहले दिन से ही सही अडॉप्ट नहीं किया गया। सस्पिशियस होना ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक इदारा मौजूद है। इस तरह क्या ये ढूंढोरा पीट के इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एयरलाइन सिविल PIA का और क्या सिविलेशन का इतना बड़ा संगीन नुकसान नहीं किया? उसके अलावा जो आज हमारे जो एयरवेज बंद हो गए जिसकी वजह से हम PIA वालों को इतना सख्त नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क्या ये हम एम्प्लॉयज़ की है या किसी और की है? ये भी तो अब देखा जाए। और अब एक बात मुझे बताएं, ये लिस्ट जिस तरह से छटती चली जा रही है, अब आप देखिएगा इंशाल्लाह बाय द टाइम जब ये एक बोर्ड बैठेगा और बाय द टाइम इन लोगों को जिनको इन्होंने शो कॉजेस किए और उनके जवाबात जाएंगे, तो आप देखिएगा कि कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये सब कुछ बगैर सोचे समझे किया गया है। हम अभी भी यही क्लेम करते हैं, कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया। ठीक है, हक बनता है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, वो हमारे लाइसेंस के अजादार हैं, उन्होंने हमारे लाइसेंस इशू किए, उनके पास प्रोसीजर मौजूद है। अगर उनको ही इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता, क्योंकि मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन शायद सिविल एविएशन से करवाई ही नहीं गई, जो हमें इतलात हैं। ये इन्वेस्टिगेशन की एक लिस्ट आई थी और उस लिस्ट को हम पे मसल्लत करके हम लोगों को इस तरह बदनाम कर दिया गया। अगर यही लिस्ट पहले सिविल एविएशन को दे दी जाती और सिविल एविएशन अपनी कार्रवाई करती, तो आज ये रुसवाई नहीं होती, बल्कि आज शायद हम ये इस काबिल भी नहीं होते अगर सिविल एविएशन हमें किसी को प्रूव करती कि जनाब मैं आपका लाइसेंस जाली है। टोटल प्रोसीजर लैप्स है और कुछ भी नहीं है। और इसका जो हमें खमीजा बकतना पड़ रहा है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनली पायलटों को निकाल दिया गया, और जिनको निकाल दिया गया, आई एम सॉरी टू से, अगर उनके लाइसेंस की तजदीद भी हो गई तो उनको नौकरियां नहीं मिलने वाली। क्योंकि हमारे भी वो पायलट्स भाई हमारे साथ ही के पालपा से होते हुए गए, काफी उनमें से वो कह रहे हैं हमें अब जॉब नहीं मिलेगी चाहे तजदीद भी हो जाए। तो ये सारा हैपेजेंट में जो काम हुआ वो सरासर गलत हुआ है। तो हम इस प्रोसीजर लैब्स इमरान साहब, जब ये लास्ट तक मामला जाएगा तो फिर नजर आएगा कि क्या गैर जिम्मेदारी की वजह से कितना बड़ा सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान नहीं बल्कि किस हद तक नुकसान हुआ है। अब्दुल्ला साहब मुझे बताइएगा सर, PIA अपने पायलट्स के बजाय कुछ वक्त के लिए बाहर से पायलट्स बुलवाकर ऑपरेशन जारी रखने का इरादा रखता है सर? नहीं, इस तरह का कोई इरादा नहीं है। देखें, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस पूरी चीज़ को फाइट आउट करें। हम देखें, एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है कि आप बाहर से पायलट रखें, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कुछ पायलट्स हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो मुश्तबा निकले हैं या उनके प्रोसीजरल लैप्सेस निकले हैं, जिसकी वजह से बाहर से पायलट्स लाने का डिसीजन हो चुका है अब्दुल्ला साहब? सॉरी, दोबारा बताइए। बाहर से पायलट्स लाने का सर डिसीजन हो चुका? नहीं, कोई इस तरह का डिसीजन नहीं हुआ। दो बातें इसके ऊपर ये हैं, वन, हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो कर रहे हैं, UK और EASA अथॉरिटीज़ को हम उनको दे रहे हैं कि हमारे सेफ्टी और बाकी तमाम चीज़ों के ऊपर आएँ। कुछ रिफॉर्म्स एंड रिस्ट्रक्चरिंग है जो कि PIA और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर हो रही है, वो हैक प्रूफ रिफॉर्म्स है, वो करेंगे तो ओवरऑल हमारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। दूसरा ये कि PIA के अंदर, बाय द वे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे पे ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी आयद है, हम कोई नया एम्प्लॉई नहीं PIA में रख सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला नहीं आता। और तीसरी बात ये कि इस तरह नहीं हो सकता कि आप अपने पायलट्स की मौजूदगी के अंदर, और आपके पास अभी क्लियर पायलट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पायलट्स उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। हमारे कोई 1 क्वार्टर भी इस तरह नहीं बचे। टोटल आपके 554 एक्टिव पायलट में से यानी अब्दुल्ला साहब, जरूरत पड़ने पर ऐसा सोचा जा सकता है सर? आई डोंट नो, ऐसी जरूरत अभी शायद पड़ी नहीं है, लेकिन अगर कभी हुआ तो प्रॉब्ली शायद कोई सोचे इस तरह, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है।
ठीक है नारिजो साहब, मुझे बताइए सर, दुनिया भर में पाबंदियां लग गई हैं, इस मसले का कोई हल अब भी है? बिल्कुल है। अगर सीरियसली सोचा जाए तो इसका हल हो सकता है। रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल लोगों को बिठा के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अब आई एम सॉरी टू से, जिस तरह से हमारे को अलग करके सिस्टम से निकाल के पालपा पायलट्स को सिस्टम से निकाल कर इन्होंने एक साइड लाइन कर दिया, ये सबसे बड़ी वजह है। आपको एक बात बता दूं, हम ही वो टेक्निकल लोग हैं जो जहाज़ उड़ा रहे हैं। हमारे साथ पूरी चेन है, मैं ये नहीं कहता कि हम अकेले जहाज उड़ा रहे हैं। एक स्वीपर से लेकर एक पायलट तक हम सब की एक जिम्मेदारी आती है। मेरे लिए वो स्वीपर भी इतना ही काबिल एहतराम है जैसे मेरा कोई पायलट, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो मैं भी नहीं हो सकता, मुझे उसकी जगह काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ जो चेन टूटी है वो सिर्फ इस वजह से टूटी है कि ट्रस्ट का जो डेफिसिट है वो हम पे है। हमें एक साइड लाइन कर दिया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया। पीआई वाले हमसे इस तरह की टेक्निकल चीज़ों में हमसे हेल्प नहीं ले रहे। जबकि मैं आपको बात बताऊं, हम फालपा के आज से नहीं 55-60 साल से मेंबर हैं। इस चीज को हम बड़े आसानी के साथ बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए कोई कमेटी बनाए सीरियसली और बैठे और ये देखे कि कहां से किस चीज की वजह से हम ये फेसेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, ये सिर्फ सोच की बात है। जिस दिन हम इस चीज के ऊपर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये जल्द अज जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 55-60 साल की पीआईए की हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है। इन टेक्निकल लोगों से नहीं जिन्होंने इतने सालों से पीआईए को लेकर चले हैं, अगर इन टेक्निकल लोगों से हेल्प ली जाती है तो इस मसले से निकला जा सकता है, आसान होगा इस मसले से निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया नारिजो साहब, आप साथ मौजूद थे, अब्दुल रहमान भी साथ मौजूद थे। ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो PMLN एक जानिब तो माइनस की बातें कर रही होती है हुकूमत के लिए, लेकिन दूसरी जानिब अपने ही नाराज अरकान उनके हैं जो ईसाइयों में जा रहे हैं। एक नाराज रुकन मेरे साथ होंगे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। वसीम अकरम प्लस जल्द माइनस होने वाले हैं। आज ऐसी खबरें पंजाब में जितनी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं इससे पहले कभी नहीं हुई हैं। पंजाब काबीना में तब्दीली की बातों ने उसे मज़ीद तक़वियत पहुंचाई है, मगर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के नाराज़ अरकान के इशाये कुछ और ही इशारे दे रहे हैं। नून लीगी MP निशात डाहा के इशाये में हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी की तारीफ़ और हिमायत का फैसला किया गया। ये वही ग्रुप है नाज़रीन जो पहले उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कर चुका है। ये इजलास मुस्लिम लीग नवाज के 15 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी की जानिब से शो कॉज देने पर बुलाया गया था, जबकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि निशात डाहा ने 25 अरकान को बुलाया लेकिन सिर्फ 4 शरीक हुए हैं। अरकान के साथ मुलाजमीन को बिठाकर तस्वीर बनाई गई हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकन असम्बली हैं जलील शेखपुरी साहब। प्रोग्राम रुके, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कितने मेंबर असम्बली ने शिरकत की थी आपके इशाये में? क्या वाकई 4 थे? जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई मुस्लिम लीग नून से नाराज़ नहीं हूँ। मुस्लिम लीग नून से इलेक्ट हुआ था और मुस्लिम लीग नून में हूँ। बुज़दार साहब से एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है और मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। खान साहब से मेरा बहुत पुराना तल्लुक़ है और मेरी उनके एक साथ मोहब्बत का तल्लुक़ है। और मुस्लिम लीग नून में होने का ये मतलब नहीं है कि हम चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकते। तो पहले तो मैं ये ज़रा प्लीज़ आपकी बात क्लियर करनी चाह रहा था। और दूसरा, ये जो कल खाना हुआ है, ये खाने में जाने तक और खाना खाने तक तो इसकी कोई अहमियत ना थी। डाहा साहब ने पर्सनल लेवल पे एक दिन पहले मुझे इनवाइट किया कि कुछ और दोस्तों को मैं खाने में बुला रहा हूँ, आप भी तशरीफ़ लाएँ। मैंने कहा मैं भी आ जाऊँगा। तो ज़ाहिर है कुछ और दोस्तों को उन्होंने बुलाया हुआ था, वो भी वहाँ मौजूद थे। और खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने चले गए, कोई ख़ास उसमें इशू नहीं था। बाद में जो तस्वीर आने से और मीडिया को आने से ये इशू, शेखपुरी साहब, तकरीबन 8-9 थे जो उधर मौजूद थे। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से, उस्मान बुज़दार साहब से आपका एक मोहब्बत का रिश्ता है, तो उस्मान बुज़दार साहब का तो अपना पता नहीं है, वो रहेंगे नहीं रहेंगे CM शिप पर, आप लोग उनकी हिमायत में इतने आगे आगे क्यों हैं सर? देखिए, रहने ना रहने से गर्ज नहीं है बात। तो एक अगर शरीफ आदमी है और वो अगर मेरी इज़्ज़त करते हैं तो मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। मतलब कि वो अगर चीफ मिनिस्टर रहें तो ठीक है, ना रहें तो ठीक है, लेकिन शरीफ आदमी है, साफ बात है। और मैं जब भी उन्हें मिला हूँ
पहली दफ़ा तो मैं गया था, कुछ मामलात थे, लेकिन जिस अकीदत मोहब्बत प्यार से वो मिले जलील साहब, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से बेहतर हैं उस्मान बुज़दार साहब, तो सर उनके तो अपने जो अरकान हैं, अपने इत्तेहादी हैं, वो उनसे परेशान है। मुझे कुछ उस्मान बुज़दार साहब के 2 साल में सर कोई 5 बड़े प्रोजेक्ट या कोई 5 बड़े काम बता देंगे? मैं ये नहीं कह सकता कि शहबाज शरीफ साहब से वो बेहतर हैं। शहबाज शरीफ साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर थी और बहुत स्ट्रॉन्ग वो अपना चीफ मिनिस्टर थे। बुज़दार साहब सॉफ्ट आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, और शहबाज शरीफ जैसा तो वो मामलात नहीं चला सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हर पर्सनैलिटी का दूसरे के साथ मुकाबला करना है। बहरहाल मैं ये क्लियर कर दूं, जो मास वाइज चंद है कि डाहा साहब और एक आधा और, बाकी कोई मुस्लिम लीग नून से नाराज़ नहीं है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं या चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं अपने कुछ इश्यूज़ के ऊपर, तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के हमारे जो सीनियर साथी हैं उनको भी इल फील नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सा इशू है, कौन सी पार्टी के रूल्स ये कहते हैं जी आप चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलेंगे या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलेंगे? ये ऐसा कोई मामला भी नहीं है, ना पार्टी से कोई नाराजगी की बात है। उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से मुतमईन है आप जलील साहब? मैं उनकी शख्सियत से मुतमिन हूं सर। उनके इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने कोई काम, सर वो काम करने के लिए आए, शख्सियत से अपने परिसार बनाने के लिए थोड़ी आए सर। देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो असेस करेगी, प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने उन्हें लगाया है वो असेस करेंगे। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो मैं खुद भी बतौर ज़िला नाज़िम काम करता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मैकेनिज़्म का अंदाज़ा है, और मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में पंजाब भर में जलील साहब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज मेरी कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा सर। ये सारा ब्यूरोक्रेसी के साथ अंडरस्टैंडिंग से होता है। जलील साहब, सर आप मुझे ये बताने से कासिर हैं कि 5 कौन से बड़े काम है या कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं या उनकी क्या कारकर्दगी पिछले 2 साल में रही है, तो फिर आप अपने मसाइल के हल के लिए उनके पास जा रहे हैं सर, किस उम्मीद पे जा रहे हैं? नहीं तो जो चीफ मिनिस्टर है उसी के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अगर कोई इलाके का इशू है और अगर कोई किसी जगह पे कोई मसला है हॉस्पिटल का, किसी जगह पे मसला है एजुकेशन का, किसी जगह पे मसला है रोड का, तो किसको बताएंगे? चीफ मिनिस्टर को बताएंगे ना कि जी हमारा ये इशू है तो मेहरबानी फरमाएं। तो मैं समझता हूँ जितने भी अपोजिशन के मेंबर हैं सबको जाके मिलना चाहिए। क्यों वो हेजिटेट करते हैं? अपने इलाकों के अंदर अगर मसाइल हैं तो वो जाहिर है हमारे शहबाज शरीफ साहब ने तो हल नहीं अब करने, ना ही नवाज शरीफ साहब ने हल करने हैं, तो वो तो अभी जो चीफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर, वही हल करेगा। एक अपोजिशन में इख्तिलाफ राय होना और बात है। जलील साहब, आपकी बाज़ाब्ता तौर पर जो मुलाकातें हुई, सब 3 मुलाकातें हुई हैं। अब इन 3 मुलाकातों में 1.5 साल से आप लोगों की मुलाकातें हो रही हैं। ये मुझे ज़रा बताइएगा बाज़ाब्ता तौर पर वो कौन से मसाइल थे जो आप लेके गए फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड में, थर्ड में, और वो मसाइल हल हो गए? कौन सी सड़क बन गई? जिन मसाइल के आपने निशानदेही की, कौन कौन से हल हो गए सर? जी, मेरे हल्के के अंदर जो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, बिल्कुल उन्होंने मेहरबानी फरमाई और वो मसले हल हुए। हमारा जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की जी इसको अपग्रेड होना चाहिए, वो भी उन्होंने वादा फरमाया और वो मेरा हक था मैं उनको बताऊं कि उसको अपग्रेड होना चाहिए, उसके बिस्तर ज़्यादा होने चाहिए। सर वादा हो गया, 1.5 साल से आप अपने मसलों के हल से के लिए मिल रहे हैं। आप 2-3 मसले ऐसे बताएं ना जो हल हो गए। देखिए, जो लास्ट मेरी मुलाकात थी वो इशू था एक आदमी जिसने गुस्ताही की सरकार अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु शान में, और मैंने असम्बली के ऊपर भी ये पॉइंट उठाया और बुज़दार साहब को रिक्वेस्ट दी मुझे टाइम दें। मैंने यही रिक्वेस्ट की कि जनाब ये इशू ईमान का है और आप उसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम करें ताकि लोगों का मुँह ना खुले, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर FIR भी होगी, वो गिरफ्तार भी हो गया। तो मतलब सर आपने शो में कहा सड़कों के मसाइल थे, अस्पताल के मसाइल थे, मैं उन मसाइल का पूछ रही हूँ, वो कितने हल हो गए? जी, वो मेरे हल्के में तो काफ़ी काम हुए हैं, जो मैंने रिक्वेस्ट की है वो तकरीबन कुछ हुए हैं। मसलन वही जलील साहब शायद मेहरबानी की है, अगर उन्होंने मेहरबानी की है मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर फंड्स एलोकेट किए हैं, कुछ काम करने के लिए। सर काम हो गए हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मेरे हल्के में डेवलपमेंट के काम जो मैंने रिक्वेस्ट की उसके ऊपर उन्होंने मेहरबानी की और वो काम जलील साहब कितना फंड मिला है आपको बताएंगे सर? देखें, मैं पूरा कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं एस्टीमेट करूं तो कोई कह लें कि 20 करोड़ के लगभग काम जो हो चुके और जो हो रहे हैं पाइपलाइन में हैं। और ज़ाहिर है वो जो लोगों के मसाइल होते हैं जी, ये सड़क बननी चाहिए, गली बननी चाहिए,
तो हमें चीफ मिनिस्टर को ही बताना है और उनकी मेहरबानी है अगर वो 20 हमारी बात करोड़ सुन के, रुपए 20 करोड़ रुपए कर बुज़दार देते। साहब ने आपके हलके के लिए जारी किए हैं सर, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी बिल्कुल 20 या इससे कुछ ज्यादा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जलील शेखपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज़रीन खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।